नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, दक्षिण एशिया की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा सवाल एक ही है। शेख हसीना को फांसी की सजा के बाद भारत क्या करेगा? बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी कि आईसीटी ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध में दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हसीना पिछले 15 महीने से भारत के एक सुरक्षित स्थान यानी कि सेफ हाउस में रह रही थी। अब पूरे क्षेत्र में एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या भारत उन्हें बांग्लादेश को सौंपेगा? अगर भारत ने नहीं सौंपा तो क्या बड़ा कूटनीतिक संकट खड़ा होगा? क्या हसीना किसी तीसरे देश भेजी जा सकती है? क्या यूनाइटेड नेशन, आईसीसी या कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था इसमें दखल दे सकती है? और सबसे अहम, इसका भारत के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर, क्षेत्रीय सुरक्षा के ऊपर, रिफ्यूजी लॉ के ऊपर और चाइना फैक्टर के ऊपर क्या असर पड़ेगा? और यही वजह है कि यह मामला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि कूटनीतिक, कानूनी, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक सभी बिंदुओं पर आपके साथ चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन धैर्य के साथ अगर आप इस वीडियो को अंत तक सुने तो बहुत सारी जानकारी के साथ बहुत सारे सवाल भी जो हैं वो आपके मन में आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, शेख हसीना को मौत की सजा, अब भारत क्या करेगा? बांग्लादेश को नहीं सौंपा तो क्या होगा? साथियों, शेख हसीना बांग्लादेश की 4 बार की प्रधानमंत्री रही। 2009 से लेकर 2024 तक लगातार 15 साल तक सत्ता में रही, जो बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल था। आवामी लीग की अध्यक्ष है, जो भारत समर्थक और धार्मिक कट्टरपंथ का विरोध करने वाली पार्टी जो है वो मानी जाती है। शेख हसीना के कार्यकाल में भारत बांग्लादेश के संबंध जो है स्थिर हुए, मजबूत हुए। और इसमें सबसे बड़ा योगदान इनका यह है कि इन्होंने सीमा समझौता, सुरक्षा सहयोग और आतंक विरोधी कार्यवाही, आर्थिक साझेदारी, इन सभी मामले में भारत के साथ मिलकर काम किया। और इस कारण भारत के साथ उनका संबंध विश्वास, सुरक्षा, रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है। लेकिन पिछले साल यानी कि 2024 को बांग्लादेश में बहुत कुछ पलट गया। 2024 में बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर राजनीतिक उथल पुथल हुई, छात्रों का आंदोलन भड़का, बेरोजगारी, सरकार की नौकरियों में कोटा सिस्टम, भ्रष्टाचार, और यही सारे मुद्दे थे जिन मुद्दों के कारण बांग्लादेश में व्यापक प्रदर्शन जो है वो देखने को मिले। सरकार के ऊपर आरोप लगा कि सरकार जो है वो दमन कर रही है, आंदोलनकारियों के ऊपर पुलिस कार्यवाही कर रही है, कई जगह हिंसा हुए, इंटरनेट बंद हुए, विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हुई, मीडिया पर नियंत्रण किया गया। और इन सब के कारण सरकार की वैधता के ऊपर सवाल उठे। हिंसक स्थिति बनी और यह हिंसक भीड़ प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ी, तो हसीना सुरक्षा के कारणों से देश छोड़कर निकल गई। अगस्त 2024 हसीना भारत आ गई और भारत ने मानवीय कारणों से अनौपचारिक पॉलिटिकल शरणार्थी के रूप में, यानी कि बिना किसी औपचारिक कागज के, इन्हें भारत में शरण दी, सुरक्षित ठिकाना दिया। और यह पूरा का पूरा जो मामला था वह मानवीय और रणनीतिक निर्णय था। जैसे ही शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आती हैं, आपकी स्क्रीन पर ये सारे वीडियोस चल रहे हैं, वैसे ही नोबेल पुरस्कार विजेता बांग्लादेश में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता में एक कार्यवाहक सरकार जो है बनाई जाती है और आवामी लीग को राजनीतिक गतिविधि से बैन कर दिया जाता है। हसीना और उनके मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार, मानवाधिकार उल्लंघन और दमन के केस जो है शुरू कर दिए जाते और आंदोलन और हिंसा में लगभग
1400 लोगों की जो मौत हुई थी उसके जांच को शुरू करने की बात की गई। इस पूरे मामले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग प्रकार की चिंता और एक अलग प्रकार की आलोचना की शुरुआत कराई और कई देशों ने इसे कहा कि यह राजनीतिक प्रतिशोध को न्याय के नाम पर जो है वो लागू ना किया जाए। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरों को देखते हुए कुछ न्यूज़पेपर के कटिंग्स भी हम देखें। राइटर्स ने लिखा है, बांग्लादेश आउस्टेड प्राइम मिनिस्टर हसीना कन्विक्टेड इन स्टूडेंट क्रैकडाउन केस। आज ही का है, 17 नवंबर को यह न्यूज है। अगला न्यूज है एशिया नेट न्यूज ने लिया है, इनसाइड शेख हसीना 100 डेज इन एन इंडियन सेफ हाउस, हाउ फॉर्मर बांग्लादेश पीएम इज फारिंग नाउ। अगला है, अल जजीरा ने एक न्यूज कवर किया है, वायलेंस इन बांग्लादेश एज टॉपल्ड हसीना पार्टी प्रोटेस्ट क्रैकडाउन। 18 तारीख को जो है वो प्रोटेस्ट भी जो है वो होने वाला है, इस पर बात हो रही। यह ढाका के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की आज की तस्वीर है। सोमवार को हसीना के केस पर जब फैसला सुनाया गया तो सजा के ऐलान होते ही कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने जो है वो तालियां बजाकर इसका समर्थन भी किया है। और जिस कोर्ट ने ये सजा सुनाई साथियों, इस कोर्ट का नाम है इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, और इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल को शॉर्ट फॉर्म में हम आईसीटी कहते हैं। ये जो आईसीटी है इसकी स्थापना हसीना सरकार ने ही 2009 में की थी और 2010 में हसीना सरकार ने आईसीटी को एक्टिव किया ताकि 1971 के युद्ध अपराधों की जांच और सुनवाई हो सके और इसका कानूनी आधार 1973 के आईसीटी एक्ट में जो है रखा गया। यानी कि इसका उद्देश्य था कि 1971 के युद्ध अपराध की सुनवाई के लिए इसको बनाया जाए और ये एक राष्ट्रीय अदालत है जो कि यूनाइटेड नेशन से स्वतंत्र है। नाम इसका अंतरराष्ट्रीय जैसा है और यही कारण है कि भ्रम पैदा हो जाता है। वर्षों से इस आईसीटी यानी कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के ऊपर ये कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि राजनीतिक विरोधियों को निशाने पर यह न्यायालय लेता है, जैसे कि बीएनपी हो बांग्लादेश का, जमात इस्लामी हो, इसके कई नेताओं को जो है इस इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल कोर्ट के द्वारा फांसी की सजा हुई। आईसीटी के ट्रायल की निष्पक्षता जो है वो संदेह पर है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट ऑफिस, ह्यूमन राइट वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल सभी ने कहा है कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल्स यानी कि आईसीटी के ट्रायल में न्यायिक प्रक्रिया जो है वो काफी कमजोर है। डिफेंस वकीलों के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं, गवाहों के ऊपर दबाव दिया जाता है और ट्रायल में राजनीतिक प्रभाव जैसे मुद्दे जो है वो दिखते हैं। यानी कि कई मामले ऐसे हैं जिसमें बहुत जल्दी से निर्णय ले लिया जाता है, यानी कि सजा पहले तय कर दी जाती है, ट्रायल बाद में होता है। 2024-2025 में इसी आईसीटी का राजनीतिक इस्तेमाल यूनिस सरकार के आने के बाद जो है वो किया गया। हसीना और अवामी लीग के नेताओं के ऊपर कार्यवाही इसी आईसीटी के द्वारा किया गया और इसलिए इसे पॉलिटिकल टूल जो है वो कहा जाने लगा। आगे थोड़ा सा और जानते हैं, अब इसकी ताकत क्या है। संसद के कानून से बनी सबसे शक्तिशाली अदालतों में से एक है, किसी भी नेता, मंत्री या पूर्व पीएम को गिरफ्तार, ट्रायल और सजा दे सकती है। जज स्वतंत्र प्रक्रिया से चुने जाते हैं और हटाए नहीं जा सकते। इसकी जांच एजेंसी किसी मंत्रालय को नहीं, सीधे ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट करती है। आईसीटी ने इससे पहले जमाते इस्लामी और बीएनपी के बड़े नेताओं जैसे गुलाम आजम, मीर कासिम अली, सलाहुद्दीन कादिर चौधरी को जो है वो सजा दी है। ठीक, ये आईसीटी के बारे में कुछ जानकारियां हैं जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब प्रश्न भारत के दृष्टिकोण से हमें समझना होगा कि क्या भारत को आईसीटी के फैसले को मानकर शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजना पड़ेगा? तो इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल भी जरूरी नहीं। भारत और बांग्लादेश के बीच में साथियों 2013 में एक ट्रीटी हुई जिस ट्रीटी को एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी कहते हैं और इसमें दो महत्वपूर्ण अपवाद है। क्या है? अगर किसी को राजनीतिक प्रकृति के अपराध की बात की जा रही है तो उसका प्रत्यर्पण करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मर्डर, जिनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इस अपवाद से बाहर है। हसीना पर आईसीटी ने यही आरोप लगाया है, इसलिए भारत इसे प्योरली पॉलिटिकली नहीं कह सकता। दूसरा, फेयर ट्रायल का ना होना, लाइफ थ्रेट होना और प्रत्यर्पण से इनकार जो है किया जा सकता है। इसी के आर्टिकल 8 में अगर हम बात करें, इस संधि के आर्टिकल 8 में बात करें तो भारत ने इसे आसानी से अगर साबित कर दिया तो यूनाइटेड नेशन ने ट्रिब्यूनल की प्रक्रियाओं के ऊपर जो सवाल उठाए हैं
कि जजों के ऊपर सरकारी दबाव की रिपोर्ट आई है, हसीना को वकील तक जो है वो मुहैया नहीं कराया गया है, राजनीतिक प्रतिरोध के जो है वो संकेत मिले हैं। ठीक, तो इसको लेकर जो ये कहा जा रहा है कि भारत किसी भी हालत में हसीना को लौटाएगा नहीं, जो कि इससे बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ेगी और भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो अगर भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस नहीं भेजता है तो भारत के सामने क्या दिक्कत आ सकता है? साथियों, भारत के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत है यह है कि शेख हसीना को अगर भारत सौंपता है तो मानवाधिकार, राजनीतिक प्रतिशोध और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ हो सकता है। अगर उसे नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, अगर शेख हसीना को नहीं लौटाया जाएगा तो भारत के ऊपर कहीं ना कहीं कूटनीतिक दबाव बनेगा। बांग्लादेश की जो मौजूदा सरकार है वो यह दावा कर सकती है कि भारत उनके न्यायिक फैसले को सम्मान नहीं कर रहा है। एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी होगी और कहीं ना कहीं भारत में या भारत के ऊपर यह आरोप लगेगा कि भारत बांग्लादेश के आंतरिक मुद्दे में जो है वो हस्तक्षेप कर रहा है। साथियों, बांग्लादेश भारत से अपने संबंधों को नहीं तोड़ सकता क्योंकि बांग्लादेश की 50% से अधिक बिजली की जो पूर्ति होती है वो भारत करता है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भारत है और भारत बांग्लादेश के सीमा प्रबंधन, नदी जल कनेक्टिविटी सब भारत के ऊपर जो है वह निर्धारित है। इसलिए ढाका कभी भी, बांग्लादेश कभी भी भारत के खिलाफ खुलकर युद्ध नहीं करेगा। हां, कूटनीतिक तनाव जो है वो जरूर बढ़ा ले। अगर भारत शेख हसीना को वापस नहीं लौटाए तो बांग्लादेश के अंदर की कुछ ताकतें जो है वो भारत विरोधी नैरेटिव चला सकती। और हाल फिलहाल में हमने देखा है कि किस प्रकार से बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान की तरफ झुक रहा है, किस प्रकार से चीन जो है वो ढाका में अपनी पैठ जमा रहा है, किस प्रकार से चीन बांग्लादेश के बंदरगाह को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, डिफेंस सप्लाई को जो है वह सब अपने हाथ में ले रहा है। और पाकिस्तान हाल ही में यूनिस सरकार को जो है उससे समर्थन देता हुआ भी दिख रहा है। पाकिस्तान का वॉरशिप जो है वह ढाका पहुंचा भी था और यह संकेत दे रहा है कि एक नया भू राजनीतिक गठबंधन जो है वो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ बना रहा है। हाल फिलहाल में आपने देखा भी होगा कि बांग्लादेश ने ग्रेटर बांग्लादेश मैप जैसी अस्थिर बातों को जो है वो सामने बढ़ाया है और बांग्लादेश के जो चरमपंथी समूह हैं उन चरमपंथी समूहों को पाकिस्तान या अन्य देशों को से समर्थन मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो भारत के अंदर किसी भी प्रकार से जो है वह आतंकी गतिविधि भी फैला सकते हैं। साथियों, भारत और बांग्लादेश के बीच में हो सकता है कि व्यापार युद्ध की भी नौबत आए, ट्रेड वॉर की नौबत आए, जैसे कि टैरिफ बढ़ा देना, बंदरगाहों पर देरी करना, सीमाओं पर कड़ाई करना, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा देना। हालांकि इसका नुकसान जो है वो दोनों देशों पर होगा, लेकिन भारत के लिए नुकसान यह है कि पूर्वोत्तर की तरफ जो सप्लाई है कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा असर पड़ेगा। साथियों, बांग्लादेश में चीन जिस प्रकार से एक्टिव है, बांग्लादेश को जिस प्रकार से चीन के नौसैनिक हेल्प कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी में चीन की पैठ या चीन की मजबूती अगर मजबूत और हो जाएगी तो भारत के लिए रणनीतिक खतरा जो है उत्पन्न हो जाएगा। तो अब यहां भारत के लिए ऑप्शन क्या है? साथियों, भारत के लिए जो ऑप्शन है वो ये ऑप्शन एक हो सकता है कि भारत किसी तीसरे देश जो है वो शेख हसीना को भेज दे और भारत सीधा बांग्लादेश से टकराव ना ले। यानी कि तीसरे देश कौन से हो सकते हैं? तो भारत हो सकता है यूएई भेज दे और यूएई के बारे में हम कहते हैं कि यूएई रणनीतिक शरण में सबसे बड़ा केंद्र है। भारत यूनाइटेड किंगडम भेज दे जो कि बांग्लादेशी डायस्पोरा का बहुत बड़ा केंद्र है। भारत कनाडा भी भेज सकता है जो कि ह्यूमन राइट आधारित शरणार्थियों की नीति को फॉलो करता है। भारत नीदरलैंड भी भेज सकता है जो कि आईसीसी और मानव अधिकारों के मामले को लेकर सक्रिय है। लेकिन यह बात इस पर निर्भर करेगा कि क्या अगला जो देश है वह इस राजनीतिक दबाव को झेलने के लिए तैयार है कि नहीं। और यह भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए फेस सेविंग डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन जो है वो हो सकता है। लेकिन प्रश्न यह है कि जब आईसीटी ने, जब ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को फांसी की सजा दी, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल आईसीटी ने, तो क्या शेख हसीना चुप है या शेख हसीना भी कुछ कर रही है? साथियों, शेख हसीना की जो इसके बाद जो बयानबाजी आई, इससे यही समझ में आ रहा है कि शेख हसीना इस पूरे मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जा रही है और यही कारण कि शेख हसीना ने आईसीटी को कहा कि आईसीटी कंगारू ट्रिब्यूनल है।
यानी कि कंगारी ट्रिब्यूनल का प्रयोग अदालत के लिए इसलिए किया गया है क्योंकि यह माना गया है कि शेख हसीना को जो न्याय मिला है वो न्याय नहीं है, बल्कि ये तो पहले से सोचा एक राजनीतिक जो है वो दबाव में दिया गया एक न्याय है। क्योंकि शेख हसीना कह रहे हैं कि भैया मेरा ट्रायल कब किया गया, मेरा ट्रायल राजनीतिक बदले के लिए किया गया। शेख हसीना ने कहा कि भैया मेरा ट्रायल हुआ लेकिन मुझे वकील नहीं दिया गया, मेरे गवाहों को डरा धमका कर जो है उससे बयान बदलवा दिए गए और पूरी ट्रायल की प्रक्रिया तय नहीं हुई, उसके पहले ही फांसी की सजा सुना दी गई। और बार बार शेख हसीना यही कह रही हैं कि अगर ये मामला ये नहीं हो रहा है तो वह इसे आईसीसी में जो है वो ले जाएंगी, आईसीसी में केस को चुनौती करेंगे। अब शेख हसीना अगर आईसीसी पहुंचती हैं तो पूरा का पूरा केस जो है, पूरा का पूरा मामला जो है पलट सकता है और इसलिए शेख हसीना यूनुस सरकार को खुलेआम जो है वो चुनौती दे रही हैं। और यह जो बयान शेख हसीना का आ रहा है, इस बयान का सीधा मतलब यही है कि शेख हसीना इस पूरे मामले को आईसीसी लेकर जाती है और इसीलिए शेख हसीना अपने बयान में यह कह रही हैं कि वो बांग्लादेश तभी लौटेंगी जब उनकी 3 शर्तों को पूरा किया जाएगा। सबसे पहली शर्त कि आवामी लीग जो कि शेख हसीना की पार्टी है उसके ऊपर जो बैन लगा उस बैन को हटाया जाए और उसके जो पहले के राजनीतिक अधिकार है वो उसे पूरा दिया जाए। दूसरा, वो कहते हैं कि चुनाव जो होने वाला है बांग्लादेश में वो निष्पक्ष चुनाव हो और वर्तमान में लोकतंत्र कार्यवाहक सरकार के जो कब्जे में है इसलिए फ्री और फेयर इलेक्शन कराया जाए। तीसरा, इन्होंने कहा कि जो राजनीतिक प्रतिशोध हो रहा है बांग्लादेश में इसको बंद किया जाए। जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर जो सैकड़ों केस लगाए हैं उन सभी को जो है वो खत्म कर दिया जाए। ठीक, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही और इसीलिए वो आईसीटी की निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठा रहे और बांग्लादेश की जनता को यह कह भी रही है कि वो डर के नहीं भागी है, वो न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है और भारत को भी संकेत ये दे रही है कि वह राजनीतिक पनाह, राजनीतिक शरण की स्थिति में जो है वह इस राजनीतिक शरण के जो कानून है, जो स्थिति है, उसका मजबूती से इस्तेमाल करेंगे। साथियों, शेख हसीना के ऊपर जो ये आरोप लगे हैं, जो उनको सजा हुई है, वो सजा हुई क्यों? साथियों, शेख हसीना के ऊपर 5 प्रमुख आरोप लगे जिसमें हत्या, हत्या की कोशिश, यातना की बात हुई। इसमें यह कहा गया कि शेख हसीना ने अत्यधिक बल का प्रयोग किया जिससे कई छात्रों की मृत्यु हुई, कई छात्र घायल हो गए। शेख हसीना के ऊपर आरोप यह है कि जब छात्रों ने आंदोलन किया तो शेख हसीना ने हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। शेख हसीना के ऊपर यह भी आरोप लगा है कि शेख हसीना ने इस आंदोलन को दबाने के लिए कई स्टूडेंट्स को जो है वह जलवा दिया और एक स्टूडेंट को जिंदा भी जला दिया। और शेख हसीना ने बांग्लादेश में जो किया वो वॉर लाइक एक्शन अगेंस्ट सिविलियंस के बराबर माना गया। अबू सईद नाम का जो एक आंदोलनकारी प्रमुख चेहरा है उसकी हत्या की साजिश रखी गई। निहत्थे प्रदर्शनकारियों के ऊपर जो है वो गोलियां चलाई गई और फायरिंग का जो आदेश है वो सीधे शेख हसीना के ऑफिस से आया और इन्हीं सारे आरोपों को आईसीटी जो है वो बहुत गंभीर मान रही है और इसी को आईसीटी ने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के रूप में रखा है, जिसमें शेख हसीना को 2 आरोप पर मौत की सजा दी गई है, जिसमें हत्या और जिंदा जलाने का प्रयास किया गया था और बाकी आरोपों पर उम्र कैद दी गई है। साथ में हसीना की जो चल अचल संपत्ति है उसको जब्त करने का आदेश दिया गया है। तो शेख हसीना के पास विकल्प क्या है? तो शेख हसीना के पास विकल्प है कि शेख हसीना कानूनी विकल्प के लिए आईसीटी के फैसले के खिलाफ जो है वो वहां के उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकती है, जो कि बांग्लादेश के कानून के अनुसार कहा गया है कि अगर किसी को आईसीटी डेथ पेनल्टी दे तो वो हाईकोर्ट जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं से जैसे कि ह्यूमन राइट्स हो गया, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, ह्यूमन राइट वॉच हो गया, इन संस्थाओं के पास जाकर जो है वह अपने लिए जो है वह अपील कर सकती। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी में जो है वह अपील कर सकती। और राजनीतिक विकल्प यह है कि वो भारत में शरण जो पहले से मौजूद है वो शरण को जारी रख सकती हैं। किसी तीसरे देश जो है वो जा सकती हैं, जैसे कि मैंने कहा यूएई है, यूके है, कनाडा है, नीदरलैंड है, और आवामी लीग को पुनः सक्रिय कर सकती है।
कि हसीना अपने समर्थकों, अवामी लीग के कैडर को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू स्तर पर जो है मोबिलाइज कर सकती हैं, जिससे बांग्लादेश में विपक्ष के पुनर्गठन की संभावना जो है वो जन्म ले। शेख हसीना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जो है वो सहानुभूति ले सकती हैं और दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर सकती हैं कि उनके खिलाफ जो पूरा का पूरा मामला है वो राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। यह न्याय नहीं बल्कि बदले के रूप में जो है काम हो रहा है, जिससे कि उनको वैश्विक समर्थन मिल सकता है। अब जब ये सब काम करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे, तो हो सकता है कि शेख हसीना को यूनाइटेड नेशन और आईसीसी जो है वो मदद कर सकता है। यूनाइटेड नेशन और आईसीसी दोनों बांग्लादेश की अदालत के फैसले को रद्द कर सकते हैं और फेयर ट्रायल के लिए जो है वो आदेश दे सकते हैं। यूनाइटेड नेशन जो है वो इंक्वायरी कमीशन बना सकता है। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल या जनरल असेंबली इस मामले को आईसीसी में भेज सकते हैं और आईसीसी का रोल बहुत महत्वपूर्ण है कि आईसीसी ये जांच करेगा कि ये पूरा का पूरा जो फैसला आया वो निष्पक्ष है कि नहीं, क्या यह फैसला राजनीतिक दबाव से तो नहीं हुआ, क्या जो सबूत है वो विश्वसनीय है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीज, और सबसे अहम बात कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों, अगर यूनाइटेड नेशन या आईसीसी कहते हैं कि ट्रायल निष्पक्ष नहीं था, तो भारत के पास यह मजबूत कानूनी आधार होगा कि वह हसीना को वापस किसी को ना सौंपे और भारत की पोजीशन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह से वैध होगी। आपको क्या लगता है, यह जो समय है, जिस समय पर शेख हसीना को फांसी की सजा हुई, भारत एक ऐसे स्थिति में है जहां पड़ोसी देशों के साथ उसके संबंध खराब ही होते जा रहे हैं, चाहे श्रीलंका की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, नेपाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें। क्या भारत अपने संबंधों को और खराब करे या भारत यहां मानवता का मिसाल पेश करे? इस समय भारत को कौन से कदम उठाने चाहिए, कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताएं। तो यही रहा दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। और यह तस्वीर 5 अगस्त 2024 को है, जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, जिसके बाद शेख हसीना ने भारत में शरण ली। प्रदर्शनकारियों ने उनके घर के ऊपर कब्जा कर लिया था। और यह तस्वीर है शेख हसीना की पार्टी ने 18 नवंबर को बांग्लादेश बंद का आह्वान किया है, उसकी एक तस्वीर है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। कमेंट नहीं किया, कमेंट कर दीजिए। शेयर नहीं किया, शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।